बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक़ कलाम पाक के लिए कोई दोस्त तलाक़ कलाम पाक फर्क क्लियर चलता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। जनाब कमिश्नर तकबिया जनाब माजिद साहब और राना साहब राना मान साहब, वेलकम जनाब GCCI तनवीर साहब, वेलकम जनाब माजिद साहब। पहले भी माशाल्लाह तशरीफ लाया है, दूसरी तीसरे दफ़ा होगी। माजिद साहब माशाल्लाह चैम्बर के हवाले से, पावर रूम के हवाले से बड़ा नरम गोशा रखते हैं। तो मैं आप सबसे इंशाल्लाह पहले तो माजिद साहब ब्रीफ करेंगे, उसके बाद कोई रास्ता जिस पे बड़ी कन्फ्यूज़न है आजकल जो डेली बेसिस पे हमने इन्वाइस बनानी है, उस पर कन्फ्यूज़न है, तो उसके मतलब बात करेंगे। पहले हम माजिद साहब की बात कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया यहाँ इन्वाइट करने का। जैसे पहले बात भी हुई, पहले भी मैं एक दफ़ा हाजिर हुआ था और पावर रूम के हिस्से में सिलसिला सेक्टर के भी हमारी बातचीत चली थी और इश्यूज आए थे। उसमें एक बड़ा इशू था जो हमारी उसमें बात हुई थी कि जी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन की बेस पे हम लोग टैक्सेशन कर रहे थे और अब यही था कि जी 3 टाइम्स लेनी है, 4 टाइम्स लेनी है, 5 टाइम्स लेनी है। तो फिर एसोसिएशन FBR हमारे पास वहाँ RTO में भी आती रही, यहाँ भी आप लोगों से बात हुई। तो ये सितंबर अक्टूबर की बात होगी। फिर हम लोगों ने फैसला किया कि सबसे पहले जो एसोसिएशन है उनका अपना परसेप्शन क्या है और कन्विक्शन क्या है। तो हम लोगों ने आप लोगों से रब्ता किया, एसोसिएशन में लिस्टें दी। उन्होंने कहा कि हम लोग हमारा ये एक डिमांड है और कंसेंसस है कि 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ से हम अपनी स्केल निकालेंगे और बढ़ा देंगे। तो उसके बाद फिर तो हमने उसने कहा कि अच्छा चलिए आपकी डिक्लेरेशन है तो ऐसा कर लेते हैं कि हम अगर आपकी बात पे देखें तो आपकी डिक्लेरेशन हम वहाँ से देख लेते हैं। वो डिक्लेरेशन हमने निकाली तो बहुत सारे हमारे कोलीग्स थे जो 3% से भी नीचे थे और बहुत सारे थे जो 7, 8, 9, 10% पे भी थे। वो रजिस्टर को सेल डाल रहे थे तो उन लोग डालनी होती थी। बहरहाल हम कोलीग हैं सारे और एक बिजनेस इश्यूज को भी समझते हैं। हमने ये कहा था कि आप मिनिमम एक थ्रेशोल्ड तो मीट करें। ये मैं थोड़ी बात, उसके बाद फिर तनवीर साहब हमारे थे, राना रमान साहब थे, फिर आप लोगों से मुसलसल मीटिंग करते थे और आप लोगों को बात भी करते रहे कि जी अपनी डिक्लेरेशन हर महीने की मीट करें और फिर जो वेरिएशन होगी हम आपसे बात करेंगे, एसोसिएशन से बात करेंगे जी फलां केस में तो वेरिएशन हमारे ख्याल में आप 3% से ज़्यादा बनती है या इसका बिल्कुल एग्जैक्ट फलां टैक्स पेयर है वो तो 8% पे दे रहा है, रजिस्टर को दे रहा है, तो ये क्यों नहीं दे रहे, या हमारे पास इनके पास इंफॉर्मेशन आई है कि इनकी तो फलां को रजिस्टर्ड सेल इतनी बन गई है जो कि उसकी बिजली कंजम्पशन से ज़्यादा है तो ये तो कम दिखा रहे हैं, जो डिस्क्रिपेंसी जिसको कहते हैं। तो वो एक इशू था जो कि आपके साथ लाइजॉन के साथ हुआ। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात ये लगी कि उसके बाद से कोई एज सच ये बात नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा आप स्टॉक टेकिंग पे आ रहे हैं। ये बात हो रही जो चीज़ थी हम एसोसिएशन से करते थे वो ठीक चल रहा था, अभी तक कोई इशू नहीं हुआ। जो इशू आपने रेज कर रहे हैं ये असल में मैंने भी देखे हैं कंसर्न और राना साहब तनवीर साहब भी इसको आप मज़ीद एलैबोरेट कर देंगे। ये ज़्यादातर रिलेटेड है पॉलिसी मेकिंग से। मसलन फाटा की सेल है, ज़ाहिर है हमारे गुजरावाला से कंट्रोल से बाहर है, जैसे वहाँ यानी कि प्रोडक्शन वहाँ हो रही है, सेल गुजरावाला में आगे होती है। क्योंकि प्रोडक्शन वहाँ होती है तो उन पर टैक्स नहीं है, उनकी लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है। गुजरावाला की जो लेबर क्लास होगी वो पैसे दिहाड़ी ज़्यादा लेगा, फाटा में बहुत कम है, बिकता यहाँ आ गया है।
اس کی پروڈکشن کاسٹ ہی بہت کم ہے, آپ اس کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ 1000 روپے کی چیز دیں گے, وہ 600 میں دے دے گا, 700 میں دے دے گا. یہ ایک آپ کا کنسرن اس وقت بھی شیئر ہوا تھا. تو وہ RTO بھی اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے کہ اسمگلڈ مال ہے اس کو روکے, لیکن باہر بہت ساری چیزیں ہیں ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں. اسی طرح اگر ٹیکسیشن ہے, جیسے فردر ٹیکس کی بات ہوگی, بجلی کے بل ہائی ہیں, آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ بجلی کا ریٹ ہی بہت ہائی ہے. اگر 30 یا 35 یا 40 روپے پر یونٹ آ جائے گا, اور فاٹا میں ملتان میں اگلے دن میں نے ایئر کولر کی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ملتان میں بن رہے ہیں کولر اور بکتے ہو نے آتے ہیں وہاں, چونکہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, ان پہ ٹیکس نہیں ہے, وہ رجسٹر RTO ملتان کر نہیں رہا یا ہو نہیں رہا ہے, ان کو پتہ نہیں لگ رہا, بکتے ہوئے یہاں ہے, یعنی کہ ٹیمپلنگ کاسٹ کے باوجود وہ سستا پڑتا ہے, تو کہتے ہیں ہماری پروڈکٹ نہیں بکتی. تو یہ پالیسی لیول کے بھی ایشوز ہیں, آپریشنل بھی ہیں. اسی طرح FBR کی ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں, وہ ظاہر پالیسی لیول پہ ہیں. ایک لاسٹ ٹائم میں آیا تھا ابھی کچھ دن پہلے, اس وقت وہ تھی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی, تو آپ لوگوں نے ایک تجویز دی, ہم نے بھی آپ سے مشورہ کیا کہ جو جج صاحبان ہیں جو آتے ہیں وہ پیسے بہت تھوڑے ہیں, 1.5 لاکھ ملتا ہے, اور یہاں سے آپ لوگوں نے بھی ریکمینڈ کیا, یہ زیادہ پرانی بات, بمشکل 1 مہینہ ہوا ہوگا, بمشکل ہم نے بھی ریکمینڈ کیا کہ اس کی 5 لاکھ کر دیں, اور وہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے پچھلے ہفتے اس کو 5 لاکھ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات سنی جاتی ہے. ہم سے زیادہ آپ لوگوں نے بات کی ہوگی کہ جناب اگر ADRC آپ نے کرنی ہی ہے تو لوگوں کو پیسے تو دیں, وہ اربوں کا فیصلہ کرتے ہیں, ملینز کا پیسے اس کو 2 لاکھ دے دیتے ہیں جج کو بھی, ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ. تو اگر آپس میں دونوں مل کے فیصلہ کریں, جو پالیسی ہے اور جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ اگر چیمبر اینڈ انڈسٹری کام نہیں کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ٹیکس نہیں آئے گا, کیونکہ جو ٹیکس از دی بائی پروڈکٹ آف دا بزنس, اٹس ناٹ ایکچولی دا مین بزنس. ٹیکس از ناٹ دا بزنس, بزنس از ایکچولی originator of the tax collection. اس لیے مجھے مرغی رہے گی تو انڈے بھی آئیں گے, تو مجھے کسی صورت کی سوٹ نہیں کرتا کہ میں یہ کہوں کہ آپ 4% دے دیں تو آپ کے نہیں, میں نے 2% دینا ہے تو میں چلو 3 پہ آپ سے بات کروں, 6 پہ کر رہا ہوں, لیکن بزنس چلنا چاہیے. اگر نہیں چلے گا تو میرا ٹیکس ہو گیا. تو کوئی بھی سین سمجھدار آدمی کبھی نہیں کرے گا کہ اپنا ٹیکس ختم کر دے, اس لیے کہ آپ کا ٹیکس آئے گا تو میرے سے مراد ہے میں کلیکٹ کروں گا, تو گورنمنٹ آف پاکستان کو جاتا ہے, وہ ہماری افواج کو جاتا ہے, ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ جاتا ہے, سڑکوں بنانے میں جاتا ہے, انفراسٹرکچر میں جاتا ہے. تو اس لیے مین جو ہمارا انڈرسٹینڈنگ ہے اور کمٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بزنس چلنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ہماری کمٹمنٹ آپ سے کہ کسی صورت کچھ بھی ہوگا نیگوشیشن کریں گے, لیکن بزنس بند نہیں ہونے دیں گے, بزنس کو چلنا چاہیے. ان میں کنسیشن کر سکتے ہیں, تو آپ کی وجہ سے ہم ہیں, آپ نہیں ہوں گے تو ہم بھی دفتر بند کر دیں گے, کیونکہ ہم نے ٹیکس کلیکشن کے لیے بیٹھے, ٹیکس ہی نہیں ہوگا, بزنس نہیں ہوگا. تو یہ بڑا مین کنسرن ہے اور ہم سارے کمیٹڈ ہیں. اس لیے بار بار ہم نے سپٹمبر اکتوبر کے بعد سے آپ لوگوں سے نیگوشیشن کی ہے, سارے لوگ آپ بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں, کتنی مل ہوئی ہیں. اس کے بعد سے ان کو یہ کم از کم ہم سے شکوہ نہیں تھا کہ انہوں نے تنگ کیا ہے, ہمیں بار بار نوٹس بھیج رہے ہیں, ایسا نہیں تھا. ہم ان کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ سر ایسا کریں کہ اپنی ڈکلریشن امپروو کر لیں, اور امپروو ہوئی نہیں. جن تو کام ہوتے تھے آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں سر اس کو امپروو کر لیں, تاکہ جو آپ لوگ کہہ رہے تھے, ہاں البتہ جو ایک گیپ ہے وہ ہے پالیسی میکنگ کا. تو بجٹ آ رہا ہے, جون میں پیش ہو رہا ہے, آپ لوگ بیٹھے ہیں, ہم آپ کے لحاظ سے جو چیز کنسنسس ہمارا آپس طے ہو جاتا ہے وہ ہم بھیجیں گے, اور گورنمنٹ اب سنتی ہے. اور اس دن رانا صدیق صاحب سے بات ہو رہی تھی, اور آپ لوگوں سے بھی, جو ہم مل کے, تو میں اس کو یہاں سے فارورڈ کر دوں گا آپ چیف منسٹر صاحب کی طرف سے, آپ لوگوں کو بتا دیں گے. اور جو جینوئن چیزیں ہوتی ہیں FBR سنتا ہے, ایسا نہیں, میں نے بتایا کہ ابھی تو ہم نے ADR سے منوائی ہے بات. کچھ چیئرمین نے بھی اور فائنانس منسٹر نے بار بار کہا ہے کہ بزنس مین کو بٹھا کر ان سے بات کریں, اور آپ کے کوئی کنسرن ہے. ویسے تو آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا گیپ ہے ہی کوئی نہیں ہے, اگر آپ آفس نہ آئے تو ہم آپ کو گراؤنڈ پہ بلا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور میں نے اس دن رانا صدیق صاحب کو کہا تھا کہ مزہ نہیں آیا, آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ میچ کا مزہ نہیں آیا. تو وہ میں سر سے بھی بات کر رہا تھا کہ دوبارہ GCC آئے, اب آپ کی جان نہیں چھوڑنی, کوشش کریں مہینے ڈیڑھ میں ایک میچ ہم ضرور کریں. کرائیں. تو محبت کا جو سفر جاری رہنا چاہیے,
ٹیکسیشن ہے ساتھ چلتی رہے گی، آپ بھی ہم ادھر ہی ہیں، مل جل کے کام کرنا چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے دونوں کام کر رہے ہیں، آپ اپنے حساب سے ہم اپنے حساب سے، لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کے جتنے کنسرنس ہیں ان کو ایڈریس کریں، ہم اویلیبل ہیں، میں پچھلے 3-4 مہینے 5-6 دفعہ آ چکا ہوں مختلف کوشش پہ، نہ بھی آئیں تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کہتا ہوں یار جی سی صاحب والے بلا نہیں رہے، چائے کا چلتے پینے جا کے ہے، تو اب تو سب سے پرسنل تعلق ہو گیا، سر سے بھی ملاقات ہوئی، آپ سے بھی ماشاءاللہ پیٹ میں ملاقات ہوئی، اب تو آلموسٹ سب سے پرسنل تعلق ہے، تو میں اگر چلا بھی گیا تو میرا خیال ہے کہ میرے چکر پھر بھی لگتے رہیں گے، نہیں لگتے رہیں گے چکر جانا کہ آپ کو ملاقات ہوتی رہے گی، تو باقی یہ ہے کہ ایک جنرل ایک میرا کنسنسس اور آپ سے کنسرن شو کرنے تھے، باقی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، میرے کولیگز ہیں یہ آپ کے ساتھ جو ایشوز ہوں پھر آپ سے ہم اس کا جواب دیتے ہیں جی۔ شکریہ جناب ماجد صاحب کمشنر ہمارے، میں نے شروع میں کہا تھا بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ بھی آج نکال کے اٹھیں گے، تو میں شروع کروں گا حاجی یاسر مظفر صاحب سے، چلے وسیم صاحب سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں عبدالمالک چودھری صاحب کو، اکتوبر میں ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ، تو تب بھی انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا تھا، اسی طرح کی بڑی حوصلہ افزائی باتیں کی اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کروایا، تو اسی طرح ہمارا ایشو تھا وہ سیل ڈکلیئر کرنے کا، تو تب بھی کمشنر صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح ہی ہوا، کمیٹی بن گئی، انہوں نے ہمارے ساتھ اگر کوئی نہیں تھے دوست پوری سیل ڈکلیئر کر رہے جس نے بھی شیئر کی، ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کروایا کافی حد تک، تنویر صاحب سے بھی ہم رابطے میں رہے، سیلمین صاحب سے بھی میٹنگیں ہوتی رہی 2-3 دفعہ ہوئی ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کسی قسم کا ابھی تک ڈفرینس ابھی دوبارہ نہ آپ نے ہمیں نہ ہمیں آپ کے پاس آنا پڑا، ایسا کوئی صورتحال بنی نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ بنے گی نہیں انشاءاللہ۔ تو دوسری سر یہ آپ کے سامنے ہمارے پوائنٹس آپ نے خود ہی پاٹا کی بات کری ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا ایک مین ایشو جو ٹریڈر ہمارا جو کسٹمر ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، وہ ہماری سیل میں لاسٹ ٹائم چیف منسٹر صاحب آئے تھے، ساتھ ساری ٹیم آئی تھی، وہ میم نے بریف کیا تھا کہ نئے ایسے روز آئے ہیں کہ وہ سیل وائز پرچیز وائز کافی ڈیفیکلٹ کوئی سارے میٹر بتا رہے تھے، تو ہم نے کہا ہم تو اس پہ پورے اتر ہی نہیں سکتے، کم از کم ہماری انڈسٹری تو نہیں پوری اتر سکتی کیونکہ ہمارا کسٹمر رجسٹرڈ نہیں ہے، کسٹمر رجسٹرڈ ہوگا تو پھر ہی ہم یہ سیل وائز یہ ساری چیزیں ہم مینیج کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے دوبارہ آپ کو بھی تقریباً سیکٹر کا جو ہم سیشن ایک سیپریٹ رکھ دیتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے، تو ابھی ہم نے ممبر پالیسی کو بھی ایک لیٹر چیمبر سے لکھوایا ہے، چیئرمین ایم پی صاحب کو بھی لکھوایا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کریں، ہم ڈائریکٹلی ان کے ساتھ اپنی پرابلم کو شیئر کر سکیں، جو ہمیں پرابلم یہ آ رہی ہے تو ہمیں کیونکہ ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی، آپ کو بار بار تکلیف دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپس میں ملنا ہے، ہم نے ہفتے بعد 15 دن بعد جب بھی آپ کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے یا ہمارے پاس کسی نے آنا ہے ہم نے پھر بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آنا ہے، اس لیے سر آپ کو بھی خود میرے میم کو بھی یہ سارے پوائنٹ میں نے لکھ کے ایک ریٹرن بھی دیے تھے کہ آپ بھی آگے شیئر کریں، سیلمین صاحب کو بھی 2 ماہ پہلے 3 ماہ پہلے میں یہ لے کے آیا تھا کہ آپ بھی آگے شیئر کریے، ہمیں پرابلم ہے، ہماری انڈسٹری یہ اس طریقے کے ساتھ ہماری انڈسٹری کا چلنا بہت مشکل شکریہ صاحب، آپ بات کریں تو میں بات کرتا ہوں، ایسے تو یہ جولائی تک ایکسٹینڈ کیا ہے مطلب اب جولائی تک تو ہاں وہ ابھی جولائی ایکسٹینڈ کر دیا، اچھا وہ میں اس میں بیسک ٹیکنیکل چیز تو پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے وہ کہیں ایسی جگہ تو نہیں بیٹھیں گے کچھ پتہ نہیں، مقصد اچھا اس کے بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام چل رہتا ہے اور ملک آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ آف وار ہے، پہلے بھی کافی ہے، تو یا تو لیا تھا جی لون بھی نہ دو، اب ہم جب لون لیتے ہیں تو آئی ایم ایف وہ چلتا ہے پوزیشن کے حساب سے لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس نے پلان ہم سے پہلے تھا کہ آپ اپنا ریٹیل سیکٹر ہے اس کو ڈیجیٹائز کریں، یعنی کہ وہ انوائس جو ایشو کرے گا وہ ایف ڈی آر کو چلی جائے گی، پرچیزر اپنے انٹر کرے گا تو وہ بھی چلی جائے گی، سیلر بھی انٹر کرے گا، دونوں کا میچ ہو جائے گا، اس نے اتنی پرچیز کی
स्केल करें, मकसद उसका ये है। अब जिस ऑन ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारी जगहों पे जो रिटेलर है जो आपसे खरीद रहा है, जैसे आप मैन्युफैक्चरर है, अगर आप ले रहे हैं अभी, वो कहता है मैंने तो इनवॉइस देनी नहीं है, या मैं ये डिक्लेयर ही नहीं कर रहा, या बहुत सारी रीजन है उसकी, मैं उस पर डिटेल कर दूँ, वो आपने बेचना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब मैं कह लें मैं भी एक बिजनेस मैन, मैं कहूँगा यार मैं तो नेट से मेरी सेल तो FBR 3 टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी से मेरी तो बढ़ती है 50 लाख, ठीक हो गया, वो 50 मैंने देना है। अगर मैं सारा का सारा आउट ऑफ बुक्स कर रहा हूँ तो मेरा तो 10 लाख भी नहीं बनता, मैंने 50 होना FBR तंगीर सब आगे बैठ जाएंगे, सर आपने खुद ही कहा था कि 3 टाइम्स होते हैं। एक तो ये मसला है, ठीक है, इतनी तो हमें देनी है, चाहे आप इनवॉइस काटे या ना काटे, ये तो आप पे, ठीक है, आपने खुद ही का डिक्लेरेशन होगी, ठीक है। हम तो कहते हैं 5 टाइम्स आप कहते हो 3 होता है, एक तो ये इशू है। फिर दूसरा ये जो आपसे परचेज रहा वो रजिस्टर्ड ही लीगल रजिस्टर्ड, आप कहते हैं चलो ये 4% है, तो लेकिन अगर जितने बंदे आपके पास आई जा रहे हैं उसमें कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब आप बिजनेसमैन यही सबके साथ आ रहा है ना, बिजनेस कहता है कि मैं किसी और से ले, भाई साहब से लेता, फलां से लेता, वो तो मुझे कहता ले जाओ, कोई मसला नहीं, आप मुझे कानून पढ़ाना शुरू हो गया, यही मसला। या सेल्स टैक्स है वो करने से कहता है कॉस्ट में मैंने कहा आप अपना शेयर, यही होता है। ये इशू था, ये हमने भी गवर्नमेंट को बताया कि ये फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो पॉसिबल नहीं रहेगा, या क्या होगा कि बिजनेस को सेल को करना बंद कर देंगे या दिखाएंगे, जो तरीका कार होता नॉर्मली इसलिए वो दिखाते हैं। ये बात FBR को बताई कि उन्होंने एक्सटेंड किया। अब इसको होना क्या चाहिए, वजह ये नहीं कि FBR को बहुत ज़्यादा IMF कहता है कि मैं तो तुम्हें अगली नोट फीस दूंगा जब तुम रिटेल सेक्टर को डिजिटाइज करोगे, तो उन्होंने वक्ती तौर पर इसको किया है। अब आपके अलावा मैं और बात भी बता दूँ, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, और ब्यूटी पार्लर्स हैं, सैलून हैं, ये सारे अभी इनवॉइस में नहीं थे, लेकिन आप FBR के साथ ये इनवॉइस, जबकि स्कूल के बच्चों की फीस नॉर्मली आती है अकाउंट में आने हो जाती है, वो भी नहीं। तो अब ये वो भी यही बात, उनसे भी एसोसिएशन बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हमारा क्या ताल्लुक कि हम इनवॉइस से काटते, लेकिन इशू क्या कि FBR नहीं काटता तो IMF कहता है कि आपने ये कंडीशन की नहीं, करना भी चाहिए क्योंकि ये बाहर डॉक्यूमेंटेशन तो है, इसलिए सिर्फ ये बात इसको कि डिले तो ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होता कि वो विड्रॉ करें, FBR के पास अपने पास इतनी कैपेसिटी भी ये करेंगे नहीं। हाँ अलबत्ता ये बात है कि अब आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये ढूंढना है कि उसको जो इनवॉइस आपने काट दिया और उसमें आगे रजिस्टर्ड करना है वो कैसे बना, यही असल इशू आप बता रहे हैं, ये इशू है। ये इशू FBR में भी एसोसिएशन यही है बड़ी, अब अगले दिन आर्ट रिटेलर की गई थी लाहौर से, मेरे जानने वाले दोस्त थे, वो भी बता रहे थे, मुसलसल मीटिंग शेयर हुई। ज़ाहिर है इसका कोई फैसला होगा तो हम यहाँ भी जरूर इंटीमेट करेंगे, लेकिन टेक्निकली कभी सब आप कुछ इस पर रोशनी डालें कि क्या कर सकते हैं, कि ज़्यादा इसमें कोई क्या रिजल्ट है। आप आपस में किसी हमें कैसे योग देगा अच्छी भी है, मसलन POS की जो इंस्टॉलेशन है ना, ये बहुत आसान, बहुत सस्ती, हमारे FBR में यहाँ भी फैसिलिटी अवेलेबल है, फरार विदाउट ही करता है, जो हमारा 5-6 और लोग भी हैं जो कि जरा पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन बहुत सस्ती की छोटे छोटे स्कूल जिनकी 30,000 रुपया भी है बच्चे का, उन्होंने भी लगा, वो क्या करते हैं, जैसे आप ही की बात हो रही है, फिर या नेट से आप कह रहे हैं कि इतनी मेरी सेल बनती है, वो सेल उस इनवॉइस से उससे मशीन से निकाल देते हैं, उन्होंने डिक्लेयर तो आपने रिटर्न में जो डिक्लेयर कर दी, मसले खत्म हो गए, यानी कि आपकी कंप्लायंस हो जाए, जो सेल आप कर रहे हैं जिसको कर रहे हैं वो नहीं दिखाता भी उसकी मर्जी, लेकिन आपकी कंप्लायंस हो गई, यानी कि लॉ की कंप्लायंस आपकी हो जाएगी। इसको इंस्टॉलेशन बहुत सस्ती है और वेरी कन्वीनियंट जी। मैं जिस इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ ये कोई इशू नहीं है। अच्छा मैं
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब। सर हम आपको विजयनगर चैम्बर में वेलकम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ पिछले 4 माह से 6 माह से हमारा बड़ा ही अच्छा और मिसाली लाइन चल रहा है। हमारे बेशुमार इश्यूज आए, लेकिन यकीन जाने हम इस पर आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने हमारे साथ हमारे बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हुए हल करने की कोशिश की और हल किया अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मामला को। आज जो इशू इस वक्त जो नई पॉलिसी आई है, नए मैटर्स डिस्कस हो रहे हैं, उनमें उस प्रॉब्लम को ज़्यादा सख्त कर दिया गया है जो कि ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं। जिस ये डिस्कस भी हो रही थी पहले साहब ने कहा कई बार मैं पहले देखिए किस बात पे बात होती मैं देखा है नाज़र। देखिए हमारे पास सील का इशू सबसे बड़ा है। परचेज तो हमें मिल जाती है, मामला उसका इतना इशू नहीं है। सेल के हवाले से हमें परेशानी आती है जिसका आज तक रजिस्टर होने से लेकर आज तक गवर्नमेंट हमें कोई हल नहीं दे सकी। हम उसको अपने तरीके से पैसे दे के, यकीन जानो ये आलम है कि गवर्नमेंट कहती है ये पास ऑन होता है सिस्टम सारा है भी ये सही है, लेकिन हमारा पास ऑन नहीं, हमारा उल्टा हमें अपने पास से पैसे देने पड़ते हैं कि यार हमसे आप सेल हमारी सेल ले लें और अपनी परचेज ले लें। इसके लिए हमें सर पैसे देने पड़ते हैं। मामला यह है कि अगर गवर्नमेंट विदोल्टी बढ़ाई जा रही है, 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया, ठीक है, 4 पे विदोल्टी में आगे भी इसी तरह बारगेनिंग है। पहले हम बराबर पे डालने लगे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, हम तो हर जगह पे पिस रहे हैं, पीछे डिपार्टमेंट से भी अगली जगह से। अब जो करंट सिनेरियो है वो और भी सख्त हो रहा है। वो इसलिए कि जो आप POS सिस्टम, सर इसको POS सिस्टम को तो बाद में देखेंगे ना कि ये आसान है, ये प्राल फ्री करता है, फलाम जो है वो थोड़े से चार्जेस लेता है। हम यहाँ तक पहुँचने में हमें बड़ी दिक्कत है। हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो POS से जाएंगे। उसमें ये है कि मसला ये है कि आगे हमें सेल का प्रॉब्लम है। हमारे पास 1 महीने का टाइम होता है रिटर्न फाइल करने से। वो 1 महीने में कभी हम आपसे मिलते हैं, यार परचेज मिल रहा है, कभी कबार साहब के पास जाते हैं, निकल लेंगे अगले महीने हम बुकिंग कराएंगे। अगला हमसे नजरें उड़ाता है भाई मेरे पास परचेज पूरी हो गई, मुझे इस दफा नहीं चाहिए, इस तरह के। लेकिन हमारे पास 1 महीने का टाइम होता है, हम एडजस्ट कर लेते हैं, कभी आपको होना है, कभी को होना। अब जो आप सिस्टम ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि POS पे करें, इसका मतलब है आज हमने सेल बनाई है तो उस पार्टी का नाम डिक्लेयर करें कहाँ से? ये तो आप हमें और शिकंजा टाइट कर रहे हैं कि ये पॉसिबल ही ना रहे। हम तो 1 महीने की तरफ पे परेशान हैं और आपसे बेशुमार मीटिंग आपके इल्म में है, आज भी यही इशू है। तो ये आप हमें कह रहे हैं कि ये POS बड़ा अच्छा है, इसको चलाएं, जो फ्री होगा, जो पर्सनल सारा हम बंद आकर लाएंगे क्या? हम डेली बेस पे परचेज आते हैं किसको? हमें तो महीना लगता है बंदा बनाने के लिए, इदार बनाने को। तो ये काइंडली ये एक इशू था। आपने कोई दूसरा इशू आएगा तो फिर उसी पे बात करें। तो इसी पे सारा हमें रास्ता दे, यकीन है आप हमें रास्ता दे, हम आपका रास्ता एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें रास्ता दे, हमें रास्ता दे दे। हमने शेयर डालने के लिए 1-2% देना पड़ता है, साल जितने भी करनी पड़ती है। एक बात साथ ऐड कर ले मेरी बात। एक तो आप हमें रास्ता में जो जिस तरह हमने इसको रिटर्न को हमने डालना है, सर इस तरह आप हमें ब्रीफिंग दे, अगले महीने से करने पाए आपके मुताबिक रास्ता आपके पास रास्ता नहीं है। हमें आप कहते हैं कि आप रास्ता नहीं, सारा अद्धा बजे तक सानू तो नहीं पता, सानू वकील ने नहीं कहना और ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे हो। अभी तक सेल का इशू ये है, डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, हम कपड़ा बनाते हैं, ये सारे टेक्सटाइल से रिलेटेड लोग बैठे,
हमारा कपड़ा बिकता है मीटर गज में, आपको भी पता है, जो काम करता है उसको भी पता है। कभी दुकान पे जाएंगे तो गज के हिसाब का ही रेट होगा या मीटर का होगा। गवर्नमेंट हमें रिटर्न 2 महीने फाइल हम नहीं लोग कर सके कि वो कहते हैं जी हमें केजीज में दे, सिस्टम आपका मीटर ही नहीं उठाता। फिर वकीलों के साथ मशवरे हुए यार ये क्या करें, वो कहते हैं सिस्टम नहीं उठा रहा। हम इतने झंझट से गुजरने के बाद अब हमें रिटर्न डाल ही ली, हमें आगे बंदा भी मिल गया, तो अब केजीज में कैसे डालने भाई? ये कपड़ा शुरू से लेकर रहा ताकि मीटर्स में गज में चलता है, डिपार्टमेंट कहते हैं हमें केजीज में रिटर्न दे। वकीलों ने ये हल निकाल लिया कि यार इसको ऐसे फार्मूला उल्टा सीधा बना के उसकी केजीज में हमने रिटर्न फाइल कर दी। सर इस बात का क्या हमें इंश्योर करें कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको डिपार्टमेंट हमसे ये नहीं पूछेगा कि यार ये किस तरह आपने केजी में रिटर्न दी है। सर वो हमने फार्मूला देखा ये अगर केजी में हो एक साल जैसे किलोमीटर माइल सर दूसरा मैंने ये कहना, एक तो चलो ये मैंने आपको बताया रिटर्न तो हमने फाइल कर ली जिस तरह भी कर, लेकिन ये बड़ी अजीब थी प्रैक्टिस थी जिससे 2 माह हुए। दूसरा ये सर हमारी आपकी को बस करें कैसे तरीके से आप जो है वो आगे का समझ हम ही अगर रास्ता ना मिलता फिर हमें वो तो विद होल्डिंग पे है ना, फिर होल्डिंग को 1% पे ले यार हम जमा भी करवाएंगे शायद फीवर नहीं चल जाए 1% पीएस तो फिर भी नहीं चल रहा, कैसे चले बनता ही नहीं आप। ये मेरा और क्वेश्चन रखे ना अच्छा पहली बात हाजी साहब अपने दोस्त ठीक हो गए, तो मैं इनको पहले वाले का हाल तो अलग से बताऊंगा, ठीक हो गया, ये फिर आपके कान में बता देंगे साहब जो पहले वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अपने दोस्त को मैं पहले बताऊंगा फिर बाकी ये आगे से फिर सबको जिसको उसका मैं बताऊंगा। और बहुत आसान हाल है, कोई मुश्किल नहीं। देखें इतने में इस वक्त गुजरावाला मैं आपको बताता हूँ कोई 1000 के करीब रिटेल है इस वक्त पीओएस में, तो डेली मतलब हर महीने में सर आप सही बात में फिगर है तो 150 से 170-75 रिटेलर या मैन्युफैक्चरर ग्रुप हैं पीओएस लगवा रहे हैं हर महीने लग रहा है, ठीक हो मेरे पास डेटा डेली 10-15 डेली लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत अगर कोई मसला होता ना तो गुजरावाले के रहने वाले लोग हैं ना, वो आपके भी मेरे सारे बात पागल तो नहीं है इनको लगाई जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको डेटा दे डेली मैं निकालता हूँ रोजाना 70 ये मतलब 150 एक 200 हर महीने लग गए, ठीक हो गया। अच्छा मैं एक चीज़ और भी शेयर करनी थी, अब ये कोर हेडक्वार्टर में भी ये मीटिंग चलती है, उसमें ये सारे कमिश्नर गुजरावाला भी आते हैं, डीपीओ भी आते हैं, डीसी गुजरात भी आते हैं, डीसी लाहौर भी आते हैं, मतलब मुख्तलिफ लोग हैं और वो क्या बात है इंक्रोचमेंट है उस पर कहते हैं नहीं होने चाहिए, सड़कें ठीक करनी चाहिए, लाइन लॉसेस ये गैको वाले गए हम भी जाते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, वजह यही है कि काम ठीक हो, मकसद यही है कि काम ठीक हो मुल्क चल जाए, ठीक है। तो मैं पहले 2 का जो है ना किलो केजी या मीटर वाला वो तो कन्वर्जन है, यानी कि उसको मकसद पैसों में लगा वो केजी से भी आ सकती है और वो आपके वकील है कि आप भी बता सकते हैं इस केजी से अगर इतने पैसे मसलन आप कहते हैं कि मैंने 600 केजी बनाया या 40 केजी बनाया, उस 40 केजी इतने पैसे बने आप तो शेयर डाल दिए ना, वो पैसे डाल वो हाजी साहब ने इसलिए कहा कि माशाल्लाह ये मेरा चेक मुझे चेक कर रहे हैं हाजी साहब ना बता इनके पास सारे सोल्यूशन है। और तीसरा एक और सर क्या बता रहा है हाँ रिड्यूस रेट, हाँ ये आपकी बात ठीक है, हम ये रिकमेंडेशन आप ऐसा करें कि जो एसोसिएशन मुझे हमें लिख के भेजे, अभी तो आपने सिर्फ तारबाद लिखे ना लेटर, हम उसको अपने लेटर हेड पे एफडीआर को भेज देते हैं, कॉपी आप भी रख लें, आप भी परसू करें, हम तो करेंगे ये हमसे बाकायदा हम एफडीआर में जाके बैठते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि फिलहाल एसोसिएशन जैसे मेटल वाले थे उन्होंने भी हमारे साथ आके ये मीटिंग की, हम सर्चल कर रहे हैं कि आपने एग्जाम कर दिया है तो जो EFS है उसको चालू करें, हम वो कहते नहीं करें तो ऊपर सर्चल चल रही है, ठीक हो गया। आप भी लिख के दें वो हम आपको रिकमेंड करके कॉपी आपको दें और इससे कितना हमारा अगर बिजनेस में आगे बढ़े बिजनेस का हो जाएगा
बजाय टैक्स रेट रिड्यूस होता नॉर्मली बिजनेस ठीक हो गया। और आपको कैसे पता कि आपके इस 1 से 4 पे जाने से आप क्या फर्क पड़ा? इसका ना बाकी चीज पहले वाला ना हिस्सा वो मैं आपको बताता हूँ, कर लेते हैं उसको डिस्कस, जो मैं आपको उसको बता देता हूँ कैसे मैं आपसे, तो आप फिर शेयर कर लें सारे कोलीग के साथ। तो कोशिश करते हैं उसको कि हमारा मकसद ये है कि देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये यूएस टैक्सेशन लेयर नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है, ये टैक्सेशन लेयर नहीं है, इसका टैक्सेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन उस चीज की जो आप डिक्लेयर करें, टैक्सेशन नहीं। हमारे पास स्कूल एसोसिएशन वाले आए, सारे कहते हैं जी दिमागी पता नहीं, कोई कहता 20% टैक्स है, ये कहता 15% है, 0% टैक्स, कोई टैक्स नहीं है। इस पे जो 1% ऑफ अपीयर्स फीस है वो भी ₹1 भी। इसकी टैक्सेशन मेजर नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन मेजर है। आपने ये चीज फर्क करनी है। इसका मतलब ये है कि आप लगा भी लें तो ये नहीं हो सकता कि आप जब डिक्लेयर करें रिटर्न दें तो मैं कहूँगा नहीं आपका तो आपकी 4 टाइम बिजली होनी चाहिए, 5 टाइम होनी चाहिए, इसका उससे ताल्लुक कोई नहीं है। सिर्फ अक्सर ये सुना गया है कि सड़कों पे अभी आप खड़े होंगे, आपने जो बता रहा कि 1 बना दिया, वो चल जाएंगे ये आयरन की आप बात करें डिफरेंट, अभी मैं पीओएस के हवाले से बात करूँगा। देखिए आपको नहीं सर ये नहीं हो चीज़, वो तो उस वक्त कोई एक बंदा सेल अगर आपको उसके बाद बल्क में बंदा लेके जा रहा होगा, नहीं तो नहीं। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि पीओएस डिवाइस नहीं, आपके उसके पास डिवाइस होनी चाहिए वैलिड डिवाइस का मतलब ये है कि आपका एसटीआर उसके पास आप सिर्फ डिजिटल चीज़ उनके बाद होगी ना कि वो एप्लीकेबिलिटी। दूसरा सर डिजिटलिटी हो तो मसला नहीं है, आपने कौन सी डिवाइस देनी है उससे भी जो अपने रिटर्न नहीं करेंगे, आपने कोई ऐसी डिवाइस नहीं देनी जो आप समझें कि आपने लीक से आई, आपने अपनी सेफ देनी है। कैसे देनी है वो मैं हिस्सा आपको बता देता हूँ कि टेक्निकल इशू में डिक्लेयर कर देता हूँ। लेकिन मसला क्या है कि आप अगर लेट्स से मैं बिजनेसमैन और मैंने एवरेज निकाली पूरे साल की, तो मुझे लगा मैंने 30 लाख की सेल डिक्लेयर की है, क्योंकि मेरा बिजनेस मेरे ख्याल में नहीं पीओएस लग गया। मैं 3 महीने बाद आपके पास आता हूँ, मैं आप कहते हैं मेरा बिजनेस दिखाओ, तो मैं फिर भी 30 लाख दे रहा हूँ। इसका मतलब है पीओएस ने मेरे बिजनेस को नुकसान नहीं किया, यही लग रहा है ना ही एहतियार आता है कि आपने 30 लाख के बजाय 60 लाख भी दिखाया तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर क्या मसला? हमने जो पिछले साल पीओएस लगवाए तो एक बंदा भी शिकायत लेके उसने कहा सर मुझे फायदा क्या हो, मेरी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, जो मेरा पीओएस महीने के एंड में निकलता है वो मैं जमा करता हूँ, एंटर करता हूँ, रिटर्न फाइल करता हूँ। एग्जैक्टली वही आपने क्या रिवर्स ये है कि आप जो रिटर्न फाइल करते हैं वो पीओएस में से बस टैक्सेशन। यूएस में हम जाते हैं, इसमें हमें 2 ही रास्ते हैं, ये पहले मुझे ज़रा समझाने। देखिए अगर हम यूएस में सेल बनाते हैं, या तो हम रजिस्टर पर्सन की सेल बनाएंगे या हम रजिस्टर की बनाएंगे, डिक्लेयर हम करना पड़ेगा। ठीक, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं समझ रहा हूँ कि यूएस ना ये रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अब करें कैसे? भाई साहब आप कर रहे हैं ये चीज, आप एग्जैक्टली पहले कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड को भी आप डालते हैं, हम आपकी रिटर्न में डिस्कशन आपके साथ हो के सारा टैक्स आप दे रहे हैं, पहले ही दे रहे हैं। ये तो होता जब ना दे रहे हो तो आप रजिस्टर्ड को, मैं कह रहा हूँ कि आप पे रोटी फर्ज है, रोटी खिलाएं और हाजी साहब के साथ मीटिंग करके मैं इनको ना एक दफा रिटर्न बना के दिखाता कि इन्होंने कैसे करना, ठीक है, आसान हो जाएगा। ये चेंबर में बाकी जितने भाई हैं उनको बता दें, मैं एक इनको साथ करके बता देता हूँ, ठीक है, ये पीओएस की निकाल देते हैं, ठीक है, कि ये पीओएस की ऐसे निकल रही है, इसमें ये आप फर्दर टैक्स तो पहले भी दे रहे हैं, ये तो पहले ही देते हैं, तो उतने पीओएस से भी निकल आएगा। सिर्फ वो टेक्निकल इशू लग रहा है ऐसा, मैं बता रहा हूँ कि ये टैक्सेशन मेजर है नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है, और जैसे ही आप लगाएंगे उसके बाद हमारा इस लिहाज से खत्म हो गया। आप जाने का काम जाने को हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है जब सारे डेक्लेरेशन देते हैं, हमें सिर्फ क्या देना कि आपने पीओएस लगाना था, डिजिटल डिवाइस में उनकी पास करता हूँ। IMF का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि आपकी स्क्रूटनी करे और टैक्स ऑडिट करता फिरे कि आपने
कितनी सी डिक्लेयर की, इसका मकसद है कि आपका पीओएस लग गया तो हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आप पे ट्रस्ट करती है कि आप जो डिक्लेयर करेंगे ठीक करेंगे। अगर हम आप पे ट्रस्ट ना करते होते तो अक्टूबर के बाद मई तक आपका ऑडिट हो गए होते। कोई हुआ है? आइए, कोई बंदा नहीं आया, ठीक हो गया। तनवीर साहब को तो अलग क्वालिटी की हमने चाय पिलाते हैं और सिगरेट देते हैं और सो जाते हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जो फेक जो पकड़ते हैं, वो जो हम पकड़ते हैं वही पीते रहते हैं साथ। ये तो सर बात कह रहे हैं इनवाइस में जो पकड़ लेंगे हम कम ही पकड़ लेते हैं, वो भी कोई पीते रहते हैं। मकसद सिर्फ ये है, मैं बात बता कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है, आप पे बहुत बड़ा बोझ लग जाएगा अगर बहुत ही मिनिमल पैसों में आपके पास इनवाइस मशीन आती है। तो ये मसाइल है। जो रिटर्न है वो मैं आपको बता दें तो रिटर्न फिल कर देते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इनवाइस कैसे निकलनी है, उससे कैसे इकट्ठे होना है, रिटर्न में कैसे जाना है और कैसे डिक्लेयर होना है। टाइमिंग का जो डिफरेंस की बात सारी हो रही है, हाजी साहब कह रहे हैं मैं उस वक्त, वो उनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। फिर भी कोई मसला हो तो पूरी टीम हमारी बैठी है, ऑडिटर्स की टीम बैठी है, हमारे पास डीबीए भी बैठा है, फिर भी कोई मसला होगा तो हम आपके साथ बैठ जाएंगे, मतलब मसले को हल करना है वो हल हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह। मसला नहीं आपको रहेगा सिर्फ, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन की ड्राइव है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, आगे कमिटमेंट हुई है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको थ्रू हो जाए, जैसे ऐसे ही था कि जमाने में मेरे पास नोकिया होता था, स्मार्टफोन नहीं था, हम भी कहते छोड़ो यार फोन, इसको कैसे सीखेंगे, लेकिन देखिए हमारे बंदे के पास है। तो कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हमें थ्रू होना है, गुजर जाना है इसमें से। जितनी जल्दी एडॉप्ट कर लेंगे चेंज को उतना ही अच्छा होगा, नहीं होगा तो फिर ये करेंगे कि मैं चेंज होता हूँ, नया बंदा लोग पेनल्टी लगा दो, तो 5 लाख पेनल्टी है, मैं 20,000 का खारा मशीन का खर्चा नहीं है, बमुश्किल बता रही है। एक इंटरनेट कनेक्शन सबके पास ही होता है, 2-3 हज़ार वाईफाई की फी है, इसकी मेरे पास भी होती है, वो हम लगा लेते हैं ये। और हर जगह अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंटेंट में तो बच्चे हमारे होते हैं, सारे यहाँ पे बीए पास पढ़े होते हैं, वो इसने एंट्री करनी है, और जो आपका वकील महीने के बाद रिटर्न फाइल करता है उसने उसका टोटल करना है, रिटर्न फाइल करते हैं। एफबीआर को से क्या लगे, आपकी रिटर्न ठीक है, आपकी अगर सेल डिक्लेयर कम हो गया तो हम पूछेंगे हाजी साहब पिछली दफा 3 मिलियन थी, अब 2.5 क्यों हुआ, तो आप बताएंगे जी मैं काम नहीं किया था, मजदूर थे, हड़ताल थी, जंग थी, या कोई और स्टॉक खत्म हो गया था, या पीछे से आया या बढ़ गई है, तो मैं सो बिस्मिल्लाह करूंगा, माफी का चलो जो मेरे पूछ रहे जी जी। ये यूएस का इंप्लीमेंट ये सिर्फ सेल टैक्स जो स्टेट है इनकी टच करनी है सर, ये दोनों पे है, जो सेल्स टैक्स है वो सेल्स टैक्स का काम कर रहा है उस पर तो है ही है, ठीक हो गया। अच्छा, जो इनकम टैक्स है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। अच्छा, आप लोगों को फायदा ये है कि नॉर्मली जो सेल्स टैक्स कर रहा है उसने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करनी ही होती है, वो साल के एंड पे करता है, तो एक ही इनवॉइस होगी जो निकलेगी वो सेल्स टैक्स में भी चली जाएगी और इनकम टैक्स में भी चली जाएगी। लोगों को फायदा ये है कि वो एक ही इनवॉइस निकालता है, जब उसके अकाउंटेंट को जरूरत होगी सालाना रिटर्न फाइल करने की, 12 महीने की आपकी सेल्स की रिटर्न देगा, उसमें से सेल उठाएगा, इकट्ठी करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो ये दोनों के लिए यूज होगी, तो आप यूज कर सकते हैं। मेरे ये सवाल का मकसद ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी ये पीओएस इंप्लीमेंट है तो सर ये आपने हमसे क्यों स्टार्ट करते हैं, हम तो पहले ही शेड भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रही हैं, ये आप ये बाजार से ये बिल्डर से क्यों स्टार्ट करते हैं, उनको रजिस्टर करें, पीओएस को तो स्टार्ट करें आप, कुछ हमें भी हमारे सारे मसले हल हो जाए, ताकि मसले सारे हल हो जाए। हम भी देखिए आप 10 दुकानदार भी 1000 चले हैं, 2000 दुकान है, आप 10 बंदे रजिस्टर नहीं करते, उधर मैं कह रहा हूँ आप 10 दुकानों पे पीओएस लगा दें, आप सर हम भी लगा लेंगे एक मिनट की, मेरी रिक्वेस्ट है स्टार्ट उधर से ले लें, हम फिर मजीद कर ज़्यादा चाहिए। हमारा ना सर सेक्शन है 242 सबसेक्शन 43, ये टियर 1 रिटेलर की डेफिनेशन है। अच्छा, ये पीओएस हर बंदे के लिए एग्जम्पशन है, दायरा ब्रेडी वाले को मैंने नहीं लगाना जो बिजनेस है उसके लिए लगाना। अच्छा, उसकी डेफिनेशन है, ऐसा नहीं कि हर बंदे के लिए लगना, पीओएस हर बंदे के लिए लगना, ठीक हो गया। तो अदरवाइज सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा ना, और हम कर भी सकते, ये उन पे लगना है। मसलन ऐसा रिटेलर दुकानदार की मैं बात कर रहा हूँ, करियाना स्टोर का, जिसकी सालाना बिजली का बिल 12 लाख से ऊपर है, 12 लाख से ऊपर, यानी कि महीने का लाख रुपये उसका बिल हो, तो अब आम करियाने स्टोर का उतना लाख रुपये होते हैं, इसका मतलब उसने एसी लगा होना चाहिए, तो उस पर लगना, सब पे नहीं लगना सर। इसलिए रेल बाजार में जरूरी नहीं कि अगर उसका 12 लाख से ऊपर नहीं लगे तो नहीं लगेगा,
नहीं लगा, निकल गए। नहीं साइज खत्म होगा अब नहीं, पहले 3.5 में 4.25 मरले साइज था, 1000 स्क्वायर फीट निकल गए सर। हुकूमत ने उनको इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे ना कानून ने सर एग्जम्पशन दे दी, इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे ट्रेड बाजार हैं शामी के लगे सर। 10-10 करोड़ की 12-12 20-20 करोड़ का खोखा है शामी लाहौर, लेकिन वो यूएस में नहीं है क्योंकि ना उसकी शॉप बड़ी है, ना उसका 12 लाख बिल है, क्योंकि गोदाम तो पीछे है। ठीक है, इससे इंप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ जो 1-2% ब्रांड्स हैं उसी पर होता है। नहीं और भी है, मतलब रिटेलर। अच्छा इसके अलावा भी है, मसलन अगर किसी बंदे ने डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन रखी है, वो उसके नाम पे है, उससे पेमेंट ले रहा है, तो फिर वो भी तो ऐसे लोग हैं जिनका 12 लाख बिल तो नहीं है लेकिन डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन लोग रखते हैं और नाम भी होनी चाहिए, उसके भी। इसी तरह जो 236H जो कि होलसेल रिटेलर को बेचता है वो काटता है, अगर उसका ₹1,00,000 का बिल आ जाता है साल में यानी कोई डिडक्शन, तो वो भी हो जाता है। मैं कह रहा हूँ मुख्तलिफ कंजम्पशन है, लेकिन बहुत सारे टेलर जो आप बेरोजगार के कहते हैं उसमें नहीं आते, चाहे वो 1 करोड़ का भी बिजनेस है। तो कोई भी लगाता है लाख रुपए के पीस तो शायद इतने कहीं नहीं लेकिन है बहुत सारे जैसे बड़े बड़े फार्मेसीज हैं, ये 1,00,000 के बिल हैं, आते हैं। अच्छा कई देर बाद नहीं, लेकिन वो टीयर और टेलर मैं आपकी बात सुनने में जो आप कह रहे हैं ना, ये बड़े बड़े स्टोर और के बिल होने चाहिए जो आप है पूरे अदर मार्केट या नहीं हो रहा किसी का नहीं। सैफ सेंटर है ये, और सैफ सेंटर और दूसरा कौन सा फजल सेंटर है, एयर कंडीशन मॉल है। अगर एयर कंडीशन मॉल, अभी एक और सेंटर गया ना बड़ा इधर जो एयर कंडीशन मॉल है, उसमें ब्रांड्स सारे के सारे टीयर वाले टेलर हैं, क्योंकि डेफिनेशन में है कि जो एयर कंडीशन मॉल में होगा जिस खोखा नहीं है दुकान है वो टीयर वाले टेलर है, चाहे उसका 12 लाख बिल हो कि ना हो। अभी सारे ब्रांड्स हैं ये टीयर वाले टेलर और ये पीयूष निकालते हैं, इसलिए वो रेट बाजार वाले तो आने नहीं है, उनका बिल नहीं है कि हम जाहिर है कानून में इस तरह ही है। इसको नोट कर लें और सब इसके अलावा बात करें, इसके अलावा भाई हैं हाजी साहब तो उसके अलावा बात करें और सर आप सबसे पहले तो मैं मालिक साहब को शामिल करता हूँ जो हमारे पास तशरीफ लाए, और उसके बाद मैं वाक़ई पाकिस्तान को कहते जैसे पेश करता हूँ उन्होंने इंडिया को खाते चैलेंज दिलवाए और पाकिस्तान का जो बनाना ये जो POS का मसला है ना, इसमें हमें सबसे बड़ी जो वो ये है कि US ये है कि आज का जो माल हमने देखा है उसको आज से असल प्रॉब्लम वो जो आप कह रहे हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो हम आगे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो हम सील डाल रहे हैं क्योंकि 1 महीने के बाद आ रहे हैं उसको हमें सेपरेट करना होगा। अब जो आज का माल है उसको आज की सेल डालेंगे ना, तो वो आज का माल का आगे बढ़ आगे चल के कुछ 4-6 महीने के बाद हो सके, लेकिन फिलहाल इसको हम पूरी तौर पर इसको हम नहीं कर सकते। जो हमारा नेक्स्ट जो है ना जो रजिस्टर्ड नहीं जो भी बात हो रही तो जब वो रजिस्टर हो जाए ना फिर तो हमारा मसला ही खराब हो जाता है। अब हमारा जो एक्चुअल कस्टमर है वो हमारा एडवाइस नहीं लेगा, हम जो एडवाइस देते हैं इनको हम जानते ही नहीं। हमारा वकील लेकिन ये बातें वो हैं जो हम आपसे ऑफ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बातें हमें आपसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हम फंसे हुए हैं ये भाई ना हमें को जानते नहीं है, आपको हमने ये सेल डालनी है, हमारा वकील डाल रहा है, मतलब पता ही नहीं हम सेल किसको डाल रहे हैं, तो उसमें हम किस तरह करेंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे, ये बात अच्छा ये बताएं कि वो अगर आप टैक्स 1% हमारा करवा देना तो मेरा ख्याल आदमी से जो सीख रहा है ना वो हम टैक्स देके कर देना।
हम इमाम भाई एक से डालते हैं। ठीक है सब और एक दो चीजें फिर हम देख के भी हाजी साहब ने मुझे रख लिया आप हमारे को ज़्यादातर लोगों को रिटर्न फाइल ही नहीं करनी आती। हमारा सेक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा एजुकेटेड। मैं नेगोशिएशन लेके आपके साथ आपसे पहले ना हमारे वकाला ने बुलाया था, तो जिस दिन उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें समझाई थी ना, तो मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल से लोग बचे थे, आधे को हटा के अच्छा सारे पीओएस ने ना कीला दफ्तर आई जो मुझे पैकेज होए कोई ना सन पता हम रिव्यू नहीं है, ना सन पता सन मिटिया की ना सन पता से बनाने की, तो सारे पीएस तो आप हमारी रिटर्न चेक करते हैं ना, सारे पीओएस ऐसे ही है ना, वो तो पता ही नहीं होता इनपुट है क्या। अच्छा पहले इनपुट हमें बड़ी इजीली मिल जाती है, अब तो हमें इनपुट लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें पैसे देने पड़ रहे हैं। उसका भी एफपीआर का कसूर है तो जो इंडस्ट्री है ना उसको आपने 3% 5% दिया हुआ है, वो सारा माल में इम्पोर्ट हो रहा है ना, जो हम यहाँ यूज करते हैं उस पे आ रहा है पहले ये होता था कि जो कमर्शियल इम्पोर्टर है ना वो और इंडस्ट्री बराबर थी। फिर एक वक्त बना कि कमर्शियल इम्पोर्टर पे उसमें 3% ज़्यादा जमा करवाना होता है, तो इंडस्ट्री को रिलीफ था, तो वो कमर्शियल इम्पोर्टर भी इसमें से निकल गया। कराची के लोगों ने ना उसको इंडस्ट्री पे माल मंगवाना शुरू कर दिया। अब होता ये है कि उनको वो अपने पता नहीं किस तरह इन्वाइसें डालते हैं, तो कमर्शियल इम्पोर्टर है नहीं, इस वक्त कम है गवर्नमेंट के टैक्स लेने की वजह से। वो हमें फिर हमें तो इन्वाइस मिलनी है कमर्शियल इम्पोर्टर से, तो कमर्शियल इम्पोर्टर को गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक उसको फिजिबल नहीं है। वो भी कमर्शियल इम्पोर्टर भी कराची के जो मैन्युफैक्चरर बन के शो कर रहे हैं, वो सर जी अगर हमारी किसी फैक्ट्री की 50 लाख रुपए इनपुट बनती है ना, वो 50 लाख पीछे 50 करोड़ की इनपुट लेके उसको पता नहीं किस तरह एडजस्ट करते हैं, और वही माल बिक रहा है। इधर गुजरा वाले के कमर्शियल इम्पोर्टर भी उन्हीं का लेने में मजबूर है। इस वजह से हमें फिर इनवाइस की परचेज में भी प्रॉब्लम है। ये असल में वही शिकायत है। हमें सेल का रास्ता देने, हम पिछले रास्ते पर आइए चलें जी, ये तो इंशाल्लाह कर देंगे। बात छोटी सी है, जैसे ये मुझे समझ आ गई बात है साहब की, बात सही छोटी सी बात है जी कि पावरलूम इंडस्ट्री को एफपीआर या मुल्क को खाना नहीं आता, जिस तरह कराची वाले खा जाते हैं या दूसरे लोग खा जाते हैं। माजिद साहब ये बात समझ चुके हैं कि ये सादा लोग इंसान हैं, इनको आपने ही कुछ रास्ता देना है, वरना आप जानते हैं कि रास्ता निकालने वाले तो बड़े बड़े मुश्किल रास्ते निकाल लेते हैं। जैसे बता रहे हैं कि कराची वाले कैसे इनवाइस बनाते हैं, इनको पता ही नहीं है कैसे इनवाइस बनाते हैं, ना ये जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ इनके लिए जो इनको कान में बात बतानी है वो खाना खा रहे हैं थोड़ी देर तक, तो वहाँ इनको कान में ज़रूर बता दें ताकि ये सारे जो दोस्त इकट्ठे हुए हैं। मैं इसकी मिसाल इस तरह काम की दूंगा कि एक वक्त था कि पीओएस को कहा गया 18% टैक्स आपको 12 लिया जाएगा, बांट के लगवाया पीएस के 6% की बचत, 6 माह बाद 7 माह बाद ऑर्डर आ गया 15% हो गया, फिर जनाब कहा अभी भी 3% बचत है, फिर आ गया जी 18 बराबर है और एफआईआर अलग से मिलेगी। तो पीएस या डॉक्यूमेंटेशन का अक्सर मकसद तो गवर्नमेंट का यही होता है कि दाना डालते हैं कितना खा जाएगा। तो ठीक है, ये माजिद साहब की पॉलिसी नहीं है, यकीनन ये तो ऊपर से आई हुई पॉलिसी है,
और जो ऊपर बैठ के पॉलिसियाँ बनाते हैं उन्हें ग्राउंड रियलिटी का, ज़मीनी हक़ाइक़ का कतई इल्म नहीं होता। ये जो रोना हम इनके साथ रो रहे हैं, ये जाके ऊपर हमारी बात तो पहुँचा सकते हैं, पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। तो जो इनके पास इख्तियार आते हैं वो जो इन्होंने बताने हैं वो बताएंगे, तो हमें इंशाल्लाह इनसे रिलीफ यकीनन मिलेगा। तो मैं बात फिर यही करूँगा कि माजिद साहब हमारे कमिश्नर हैं, बड़े दर्द दिल रखते हैं कि आप समझते हैं कि टैक्स चोर नहीं है ये शुबा, ये टैक्स देने वाले हैं और लंबा चौड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, नहीं कर रहे। आपको भी पता ही है कि खुलक में शहर में कितने कितने बड़े बिजनेस हैं, तो ये अब जायदाद का कारोबार कर रहे हैं, तो इनके साथ थोड़ा लिहाज किया जाए। इस शुक्रिया के साथ जनाब अब माजिद साहब के साथ थोड़ा चाय वगैरह पिएंगे, सुन जाएंगे। शुक्रिया।